हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है। सबसे पहले जाकर के आपको मैप में इसके बारे में व्यू करना है और फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कृष्णा रिवर से रिलेटेड, तो कृष्णा रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको हम व्यू कर लेते हैं। कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाराष्ट्र स्टेट में महाबलेश्वर वाले रीजन से होता है। उसके बाद में कर्नाटका से फ्लो होती हुई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से फ्लो होकर के लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ओके, तो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नेम है भीमा, डिंडी, पलेरू, मुनेरू एंड मूसी। मूसी रिवर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो कुडली, वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट रिवर है उसका नाम है तुंग भद्रा। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो ये हमने कृष्णा रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। अब द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेकर के है। देखो, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मंडे को क्या किया कि जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को लेकर के मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया होगा उसको रिन्यू को लेकर के उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया है। रिफ्यूज़ करने का कारण ये है कि आपको पता है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ को ओपन किया गया था नोबल लॉरेट मदर टेरेसा के द्वारा। और कारण क्या था कि इसके थ्रू ये एनजीओ बनाया गया था, इसके थ्रू यहाँ पर चैरिटी वर्क किया जा रहा था इंडिया में। अब ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है इसको फॉरेन से काफ़ी पैसा मिलता है और इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके 250 से ज़्यादा बैंक अकाउंट है। अब एफसीआरए एक्ट के अंदर ये है कि जब भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, आपको फॉरेन से कुछ मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट की नज़र उस पर बनाए रखने के लिए ये एफसीआरए एक्ट लाया गया था ताकि जो भी पैसा बाहर से आए उसका यूज़ सिर्फ चैरिटी के लिए हो, ना कि ऐसा हो कि उसका यूज़ आप टेररिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर कंट्री की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डाइल्यूट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। इसीलिए एफसीआरए एक्ट लाया गया था और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए थे जिनको पूरा नहीं कर पा रहा है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसकी वजह से उनका रिन्यूअल जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर दिया गया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब इसको लेकर के ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि उनके जो बैंक अकाउंट है उनको सीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो उनके चैरिटी वर्क चल रहे हैं उनमें काफ़ी हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसको लेकर के यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनका रिन्यूअल जो एप्लीकेशन है उनको रिफ्यूज़ किया गया है, कोई भी उनके बैंक अकाउंट को सीज नहीं किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि 2020-21 में कितने पैसे उनके पास आए और कितने मनी का उन्होंने अपना जो भी रिटर्न्स है, फाइनेंशियल रिटर्न जो है वो फाइल किया है। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी बेसिस पर ये रिफ्यूजल किया गया है। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेन से जो भी कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा उसको रेगुलेशन करने के लिए एक्ट लाया गया था। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप एफसीआरए के बारे में देखिए। एफसीआरए जो एक्ट वो लाया ही इसलिए गया था कि जो भी फॉरेन डोनेशन मिले उनको इस तरीके से इंश्योर किया जा सके कि इस कंट्रीब्यूशन का, ये जो पैसा मिला है, ये जो डोनेशन मिला है, इसका इफेक्ट ना हो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। मतलब कंट्री की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको इफेक्ट करने के लिए इस डोनेशन का यूज ना किया जा सके। सबसे पहले 1976 में एफसीआरए एक्ट को लाया गया था, उसके बाद में 2010 में इसको अमेंड किया गया। एफसीआरए जो एक्ट है वो ऑल एसोसिएशन, ग्रुप्स एंड एनजीओ जो हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है जो भी फॉरेन डोनेशन रिसीव करते हैं। इसके अलावा इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल सच
all such NGO to register themselves under the FCRA। FCRA के अंडर हर NGO को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और 5 साल के लिए उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद में 5 साल के बाद में दोबारा से उनका जब वैलिडिटी खत्म होती है तो दोबारा से अपने आप को रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन उनको रेगुलर करवाता रहना होगा। अब FCRA जो है वो इसीलिए क्यों इनेक्ट किया गया था, सबको पता चल गया। ऑब्जेक्टिव यही है जो पैसा आए उसको सही ढंग से उसका यूटिलाइज किया जा सके। अब प्रेजेंट टाइम में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। इन अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि देखो कुछ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे मान लो आपके पास में जो पैसा आ रहा है वो पैसा आपके एक अकाउंट में आना चाहिए और आपका दिल्ली में जो SBI की ब्रांच है उसमें आपका एक अकाउंट होना चाहिए। जो आधार कार्ड है उसके साथ में आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये कुछ नए अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिसकी वजह से ये जो लॉ है वो एक तरीके से बहुत कुछ चीज़ों को इन्होंने चेंज कर दिया गया है। जैसे कि NGO में प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई है। पहला, प्रोहिबिशन ऑफ फंड ट्रांसफ़र। मान लो आपके पास में पैसा आ रहा है और फिर आप उस मनी को किसी और को भेज रहे हो तो उसके ऊपर रोक लगाई गई है। मतलब आप ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी पैसा आया और उसको कहीं भी किसी के पास में भी भेज दिया। दूसरा है डायरेक्टेड एंड सिंगल बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए न्यू दिल्ली में। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का आप कैसे यूज़ कर रहे हो ये सब कुछ आपका उसी बैंक अकाउंट से सब कुछ होना चाहिए। जिस तरीके से भी आपने उस वर्क किया है उस पैसे का वो सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करोगे, आधार कार्ड से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाओगे। ये नए अमेंडमेंट किए गए हैं FCRA एक्ट में। अभी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है न्यू चेंजेस का। इसका मानना ये है कि मान लो आपने बोल दिया कि पैसा आ रहा है, ट्रांसफ़र आप कर रहे हो तो सारी बातें बताओगे, ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी अदर पार्टी को। तो इसको लेकर के बोली पैसे को तो चलो नहीं करोगे, लेकिन मान लो कोई सामान आ रहा है तो फिर उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। फिर मतलब क्या है? चैरिटी के लिए जब कोई चीज़ आ रही है उसका यूज़ ही ढंग से नहीं किया जा रहा है, फिर मतलब क्या है? दूसरा, यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट की बात की गई है कि पर्टिकुलर इस बैंक में आकर के अकाउंट खोलो। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि NGO बहुत दूर दूर है जिनके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको रेगुलर मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ इशू हैं प्रेजेंट टाइम में जो FCRA एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए उनके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। ये जो PDF है वो आपको वोल्केनो IAS अकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर शेयर कर दी जाएगी। आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। FCRA एक्ट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है वो उन्होंने पब्लिश किया है और इसमें केरला ने फर्स्ट रैंक गेन की है और UP सबसे बॉटम पर आया है। केरला के बाद में तमिलनाडु और तेलंगाना जो है उन्होंने अपनी रैंकिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीति आयोग जो ये हेल्थ इंडेक्स पब्लिश करता है वो वर्ल्ड बैंक एंड यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर के ये वर्क किया जाता है। कुछ इंडिकेटर के बेसिस पर ये हेल्थ इंडेक्स पब्लिश किया जाता है जिसमें 3 ब्रॉड डोमेन्स हैं, जिसमें से हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। अब हेल्थ आउटकम्स में कुछ और सब पॉइंट हैं जैसे कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ। और गवर्नेंस में भी कुछ सब पॉइंट हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट ईयर मार्क्ड फॉर हेल्थ। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है और किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से ये पब्लिश किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के डाटा है। ये बताया गया है कि 3 जनवरी से 15 से 17 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कोवैक्सीन के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं और उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। फिर बताया गया है बूस्टर डोज के बारे में कि 60+ जिनकी एज है, जिनको कुछ स्पेशल डिजीज़ हैं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, तो उनके लिए बूस्टर डोज की भी व्यवस्था की गई है। 10 जनवरी से वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम गैप होना चाहिए आपकी सेकेंड डोज में 39 वीक्स का। इतना गैप जब आपका रहेगा तभी जाकर के आप एक तरीके से आपको अलाउ किया जाएगा कि आपको वैक्सीन की 3rd डोज दी जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, एडिटोरियल पेज पर फर्स्ट जो आर्टिकल है वो अप्सा एक्ट को लेकर के है। अभी हमने देखा नागालैंड में इशू हुआ
जिसकी वजह से रेगुलर प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, इसको हटाया जाए। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में एक कमेटी बनी है और इस कमेटी में ये डिस्कशन किया जाएगा। 45 डेज में ये जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जा सकेगा कि अप्सा लॉ को रेगुलर रखना है या फिर इसको रिपील करना है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है उसमें बहुत सारे स्टेट में ये प्रेजेंट टाइम में ये जो एक्ट है वो लगा हुआ है। आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट, इस ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, और आसाम का जो बिल्कुल 8 पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग आसाम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जहाँ पर आसाम के साथ में उनकी बॉर्डर लगती है, इन सारे एरिया में प्रेजेंट टाइम में अप्सा एक्ट लगा हुआ है। सबको पता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अप्सा एक्ट के जो सेक्शन 3 है, जिसके बेसिस पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है, डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने का काम जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, इन सबको पावर होती है। पूरे स्टेट को भी आप डिक्लेयर कर सकते हो या उसके किसी एक पार्ट को भी आप डिस्टर्ब्ड एरिया में डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे ही डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया हो गया, आर्मी को स्पेशल पावर दे दी जाती है कि आप यहाँ पर जो पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास में स्पेशल पावर्स हैं। तो इसको लेकर के नागालैंड में जब इशू हुआ, हमने देखा कि वहाँ के जो सिविलियन है उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहा है। अदर जो स्टेट है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, उस वाले रीजन में प्रोटेस्ट चल रहा है कि इसको रिपील किया जाए। इसकी वजह से जो लोगों के जो राइट्स हैं वो काफ़ी डाइल्यूट होते हैं। पहले भी इस तरीके की रिकमेंडेशन आ चुकी हैं। बीपी जीवन रेड्डी जो कमेटी बनी थी उसमें ये रिकमेंडेशन दी जा चुकी थी। एआरसी की जो रिपोर्ट थी, 5th रिपोर्ट, उसमें भी रिकमेंडेशन दी जा चुकी थी। तो अब क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद में क्या डिस्कशन होगा, ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो डिस्कशन है वो प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के है और ये आर्टिकल आपको स्टडी करना है। अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पर अभी क्या है कि जो कंपनीज है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो कंपनीज, मान लो जहाँ से, जैसे आप लेज खा रहे हो या फिर कुरकुरे आप कंज्यूम कर रहे हो, तो जो उनका जो रैपर है उसको एक तरीके से दोबारा से रिसाइकिल करना, ये सारा जो काम है वो उस कंपनी के ऊपर दिया गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी वजह से जो भी वेस्टेज बाहर गया है वो उसको दोबारा से रिसाइकिल करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अच्छा आर्टिकल है। प्लास्टिक वेस्ट प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बड़ा इशू है। आपको पता है जब भी प्लास्टिक वेस्ट किसी एरिया पर डंप किया जाता है तो उस एरिया का जो भी क्लाइमेट है वो इफेक्ट होता है, सॉइल इफेक्ट होता है। अगर आप उसको जलाते हो तो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। जो लोग इन चीज़ों को, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उनको एक तरीके से सेग्रेट करने की कोशिश करते हैं जो पीपल, उनको काफ़ी हेल्थ इशू और हेल्थ डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी एक तरीके से मान लो एरिया जो है वो क्लीन नहीं है और वहाँ पर जाकर के वो इन सारी चीज़ों को चुन रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ से, तो उनकी वजह से उनको काफ़ी हेल्थ इशू होते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम की वजह से कितना एरिया हमारी सोसाइटी का डिफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो आप जब एक तरीके से वैरायटी में आंसर लिखते हो ना, हर पॉइंट को आप डिफाइन करते हो कि इस प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ, तो आपकी जो मार्जिन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और उसके साथ में अगर आप जो डाटा है उनको पुट करते हो तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल आपको स्टडी करना है। यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं रेलवेज के बारे में। कैग की रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। उसमें बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो काफ़ी कम रही है। मतलब कंपैरिजन अगर इनकम से करें तो इनकम कम रही है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैग जो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में बताया गया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट जो डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का, उसका हेड होता है कैग और पब्लिक पर्स का चीफ गार्जियन होता है। ये तो हो गया कैग के बारे में। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1857 आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर रिवोल्ट होता है जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल होता है। उसके बाद में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स जो
ब्रिटिशर्स जो एक तरीके से वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। उसके बाद में 1858 में ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल को एस्टेब्लिश किया जाता है और सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर जनरल जो अपॉइंट हुए थे उनका नाम था सर एडवर्ड ड्रूमोंट। ओके इसके बाद में धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि 1866 में जो पोजीशन है, जो नेम है, वो कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कर दिया जाता है। उसके बाद में 1884 में दोबारा इसका नाम किया जाता है चेंज और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आता है उसमें ऑडिटर जनरल को एक तरीके से इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। 1935 में और ज़्यादा इसको पावर दी जाती है और जब इंडिया आज़ाद होता है 1947 में जो इसकी इंडिपेंडेंस है उसको अनचेंज्ड रखा जाता है, जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर फॉलो किया जाता है और 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 के अंडर इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया जाता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंट किया और अब प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई कि आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करोगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कैग के बारे में बताया गया है। कैग का जो ज्यूरिडिक्शन है वो 1958 में जम्मू एंड कश्मीर तक भी एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि ब्रिटेन से ओरिजिन हुआ था, ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे इस पोस्ट को, तो वहाँ पर भी इस तरीके की पोस्ट होती होगी। तो ब्रिटेन में जो कैग होता है और इंडिया में जो कैग है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो इंडिया का जो कैग है वो ओनली परफॉर्म करता है ऑडिटर जनरल का रोल, नोट ए कंट्रोलर। कंट्रोलर का रोल इंडिया वाला जो कैग है वो परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन ब्रिटेन में उसके पास दोनों पावर होती है, कंट्रोलर की भी पावर होती है और ऑडिटर की भी जनरल पावर की ऑडिटर जनरल की भी पावर होती है। मतलब पैसा रिलीज करने से भी पहले पावर होती है और पैसा खर्च हो गया उसका रिव्यू करने की भी पावर होती है ब्रिटेन के कैग को। हमारे यहाँ पर क्या है, पैसा खर्च हो गया, सिर्फ उसको रिव्यू करना है कैग को, इतना काम होता है। कैग जो है वो सिर्फ एक्सपेंडिचर को कमिट करता है, ठीक है, मतलब बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब बाद में क्या खर्चा हुआ, बाद में क्या रिजल्ट रहा, उसका डिस्कशन करता है। लेकिन यूके में कोई भी पैसा आप पब्लिक एक्सचेकर से कोई भी पैसा निकाल रहे हो तो कैग के अप्रूवल के बिना नहीं निकाल सकते हो। इंडिया में जो कैग होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन ब्रिटेन में जो मेंबर कैग जो होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब जो उनका लोअर हाउस है उसका मेंबर होता है। तो ये हमने कैग को कंपैरिजन किया, उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पीडीएफ है वो वोल्केनो IAS अकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के है। जम्मू एंड कश्मीर आप सभी को पता है पहले स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के अंडर, जिसकी वजह से अदर जो हमारे सिटीजन हैं अदर स्टेट की वो जाकर के यहाँ पर कोई भी लैंड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब उसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर 370 आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया 2 यूटीज में। उसके बाद में अब ओपन किया गया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड को यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में जाकर के बाई कर सकता है। इसमें कुछ प्रॉफिट भी बताए गए हैं कि मान लो आपको अपना कुछ नया घर बनाना है या किसी और पर्पस के लिए आप यहाँ पे लैंड यूज़ कर सकते हो, जिसको आप एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ प्रॉफिट बताए गए हैं। सीधी सी बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हर पर्सन के लिए अब ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अप्सा एक्ट को लेकर के ही है कि नागालैंड में जो पैनल बना है उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट पहले साइलेंट बनी हुई थी, अभी जो कमेटी बनी है उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये देखना होगा कि क्या वो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देते हैं। ओके, 45 डेज में जो कमेटी बनी है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज 7। देखो यहाँ पर पाकिस्तान ने पहली बार ऐसा किया है कि सिटीजन सेंट्रिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने अप्रूवल की है। उन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को एक तरीके से कोर में रखा है कि जो भी वहाँ के पीपल हैं उनको लेकर के क्या क्या इशू, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन सभी को यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर
टर्की जो है, टर्की कंट्री अर्जेज रशिया टू ड्रॉप वन साइडेड नाटो डिमांड्स। टर्की ने अर्ज किया है रशिया से कि जो भी प्रेजेंट टाइम में जो डिस्कशन चल रहा है, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम चल रही है, दे शुड कम टू द टेबल विद प्रपोजल दैट बोथ साइड कैन एक्सेप्ट। ठीक है, दोनों तरफ के नाटो एलाई और इसके अलावा जो रशिया है वो अपनी तरफ से अपनी बात लेकर के आए, फिर डिस्कशन करें ताकि दोनों एक दूसरे के पॉइंट्स को डिस्कशन कर सके। यहाँ पर ये बताया गया है कि टर्की प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन को बहुत सारे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट सेंड कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिले। लेकिन ये वो ही टर्की है जिन्होंने खुद ने सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो है S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदा था, जिसकी वजह से यूएसए ने इनके ऊपर बैन लगा दिया था। तो यहाँ पर देखो, जब भी कोई इशू होता है तो हर कंट्री को एक तरीके से मीडिएटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो म्यांमार में जो इशू है उसको लेकर के यूएन ने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो इशू है वो रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। 1 ईयर से वहाँ पर जो डेमोक्रेसी को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रेगुलर बना हुआ है और आर्मी का जो रूल है वो भी रेगुलर बना हुआ है। तो इस तरीके के जो इशू होते हैं उनको लेकर के जो मीडिएटर होता है उनको डिस्कशन करना चाहिए, और यहाँ पर कि दोनों तरफ से जो पॉइंट है वो रखे जाएं और फिर कुछ मीडिएशन वाले पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।